आज हम देखेंगे ग्लाइकॉल की कीटोनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। कीटोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके केस में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ होता है या कीटो ग्रुप होता है, जैसे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एसीटोन्स। ठीक है। तो जब ग्लाइकॉल की एल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन की जाती है तो उसका जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है उसका ऑक्सीजन ग्लाइकॉल के दोनों हाइड्रोजन से मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाता है और इस तरीके से CH2O और CH2O कार्बन के साथ एसिटाल्डिहाइड के कार्बन के साथ जुड़ के एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है और उस साइक्लिक कंपाउंड को बोला जाता है साइक्लिक एसीटल या चक्रीय एसीटल। उसी तरीके से कीटोन के साथ एसीटोन के साथ जब ये बनेगा तो उसको बोलेंगे चक्रीय केटल। तो ये रिएक्शन हुई ग्लाइकॉल की कीटोनिक कंपाउंड्स के साथ। अब हम देखेंगे कि एसिटिलीकरण का मतलब क्या हुआ। CH3CO ग्रुप जो है जिसको एसिटाइल ग्रुप कहा जाता है वो ग्लाइकॉल में हमको एंट्री करवानी है। जब उसकी एंट्री होती है तो हमारे पास देखिए ग्लाइकॉल के दो मॉलिक्यूल और CH3COCl जो है इसमें आपके पास एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड जो है, अगर आप इन दोनों को लेते हैं, दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड को अगर आप लेते हैं और इसके साथ इसकी ग्लाइकॉल की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा एसिटिक अनहाइड्राइड के केस में, और बचा हुआ CH3CO ग्रुप जो कि एसिटाइल ग्रुप कहलाता है, जब वो ग्लाइकॉल पे जुड़ता है तो ग्लाइकॉल मोनोएसिटेट बनता है। अगेन जुड़ने पर एक बार फिर CH3CO ग्रुप जुड़ने पर ग्लाइकॉल डाइएसिटेट बनता है। ठीक है। और ये जो ग्लाइकॉल डाइएसिटेट बनता है उसके बाद अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन किया जाता है, जब डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए जाते हैं तो उसके केस में रिएक्शन करने पर हमारे पास क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। जब ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ या अल्कलाइन केमिनोफोर के साथ, ये ध्यान रखिए अल्कलाइन केमिनोफोर के साथ जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो देखिए प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते हैं। पहले ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हमको मिल रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो पहले एक CH2OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है, वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट करता है तो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बनता है। फिर उस वो कन्वर्ट होता है ये ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, फिर वो COH ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो ग्लाइकोलिक एसिड बन जाता है। और फिर ग्लाइकोलिक एसिड जो है फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होता है CH2OH ग्रुप का तो ग्लाइऑक्जेलिक एसिड बन जाता है और लास्ट में हमको मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही CH2OH ग्रुप पर एक साथ अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाए, जैसे कि CH2 यहाँ पर ये आपके पास ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड और ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड से एक CHO ग्रुप हुआ, फिर दूसरा वाला भी हो जाए, बजाय वो एसिड बनने के वो अगर दोनों ही CHO में कन्वर्ट हो जाए तो ग्लाइऑक्सल आप यहाँ पर आपके पास बनता है। फिर ग्लाइऑक्जेलिक एसिड बनेगा क्योंकि एक CHO COH में कन्वर्ट हो गया और अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो मिलता है वो ऑक्जेलिक एसिड बनता है। अब अगर आप यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे कि आप एसिडिक ले रहे हैं, अभी आपने लिया था अल्कलाइन, अब आप लेंगे एसिडिक केमिनोफोर या एसिडिक K2Cr2O7 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर आपके पास फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपको मिल जाते हैं ग्लाइकॉल से। और अगर आपने पर आयोडिक एसिड PI4 और या फिर आपने लेटेट्रा एसीटेट अगर आपने ले लिया तो उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर आपको फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब आपसे रिएक्शन इस तरह से भी पूछी जा सकती है कि अल्कलाइन केमिनोफोर के साथ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एसिडिक केमिनोफोर के साथ क्या मिलेगा, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि ग्लाइकॉल से आप ऑक्जेलिक एसिड कैसे बना सकते हैं ऑक्सीडेशन पर, या फिर आप ग्लाइकॉल से फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे ऑक्सीडेशन से। तो आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट का ध्यान में रखना है कि किस रिएक्टेंट को लेने पर आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसी तरीके से अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो आपको लेड टेट्रा एसीटेट या पर आयोडिक एसिड के साथ आप फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। तो रिएक्शन टुकड़ों में या प्रोडक्ट के नाम लेके कैसे भी आपसे इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी निर्जलीकरण, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकालना ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल से।
जब ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल को आप एनहाइड्रस निर्जलीय जो है ZnCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में इसमें से निर्जलीकरण है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जब एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल में से तो विनाइल अल्कोहल बनता है, और विनाइल अल्कोहल जो है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालने का एक दूसरा तरीका है निर्जलीकरण का, कि ग्लाइकॉल को आप अकेले ही लीजिए और उसको आप गर्म कर दीजिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, ये इथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरी दो रिएक्शंस हमने कल पढ़ी थी जिसमें हमने क्या किया था, H2SO4 के साथ निर्जलीकरण किया था। देखिए H2SO4 के साथ गर्म करने पर भी हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले थे और 1,4 डाइऑक्सिन बना था, तो ये भी निर्जलीकरण की एक क्रिया है। एक और रिएक्शन कल हमने पढ़ी थी फॉस्फोरिक एसिड के साथ। फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो भी एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये भी निर्जलीकरण की क्रिया है। और इस तरीके से ग्लाइकॉल जो है निर्जलीकरण की क्रिया के द्वारा इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, एसिटाल्डिहाइड मिलता है, इथिलीन ऑक्साइड मिलता है, 1,4 डाइऑक्सिन मिलता है, और H3PO4 के साथ आपके पास ग्लाइकॉल डाइइथिलीन आपको प्राप्त होती है। तो ये सारी रिएक्शंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसका अगर उपयोग देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो कॉमन है, जैसे कि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम करेगा, ये बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट इसका उपयोग है जो कि बहुत ज़्यादा इसको काम में लिया जाता है वो है इसका एंटी फ्रीजिंग या डी आइसिंग इफेक्ट। वो क्या होता है कि आपके पास जो प्रेस्टोन नाम का आपके पास एक रिएजेंट मार्केट में मिलता है, एक लिक्विड प्रेस्टोन नाम का मिलता है जो कि एंटी फ्रीजिंग का काम करता है, जो कि कार के रेडिएटर पे जब आप इसको लगा देते हो तो उस पर बर्फ़ नहीं जमती है, और इसलिए ठंडे प्रदेशों में कार को रेडिएटर को गर्म रखने के लिए उस पर बर्फ़ नहीं जमे, इसलिए इसको काम में लिया जाता है ग्लाइकॉल को। कैसे कि ग्लाइकॉल का 50% सॉल्यूशन लिया है वाटर के साथ, मतलब 50% ग्लाइकॉल और 50% वाटर जब आप मिला लेते हैं तो इस ग्लाइकॉल का मेल्टिंग पॉइंट -13 डिग्री से बढ़ के और कितना हो जाता है, -34 के आसपास ये पहुंच जाता है, और उस टेम्परेचर पे ये जाके जमना शुरू होता है। इसका मतलब कि अगर कार के रेडिएटर पे इस मिक्सचर को लगा दिया जाए 50% ग्लाइकॉल के मिक्सचर को, तो वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती है। जो एरोप्लेन होता है उसके जो डेने होते हैं, जो पंख होते हैं, उस पर भी इस प्रेस्टोन को या इसका 50% जो मिक्सचर होता है उसको ग्लाइकॉल का वाटर के साथ वो लगाया जाता है, ताकि वो एरोप्लेन के डेने पर भी आइस नहीं जमती है, जो कि इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपयोग है कि एंटी फ्रीजिंग या डी आइसिंग इफेक्ट इसका होता है। नेक्स्ट कल हम देखेंगे ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर एंड पिनेकोल अरेंजमेंट। थैंक यू।